कुमुद चली गई और अपने कहे हुए की एक अनुगूंज छोड़ गई। धड़ाम से बंद हुए दरवाजे की तरफ उसका वाक्य कमरे के सन्नाटे में मेरे माथे से टकराता रहा। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफ़र के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई हूँ और यह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है। अनिश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवाय स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलट कर देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पाँव रखो मेरी दोस्त, कुमुद कह गई है, लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पाँव? जलती हुई स्मृतियों की राख के अलावा है क्या यहाँ? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी नहीं। अब तो बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह ही होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उन सांसों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसे ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वे क्षण कितनी शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, यह सोचकर कांप जाती हूँ। ने कहा है कि वे हम दोनों के लिए रास्ता खोज देंगी। ईश्वर के लिए अब तक अपने आप को ऐसे न जलाइए। आपकी ही कुंतल। तब का वह पत्र विचित्र लगता है। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थी, आशंकाएं थी। सामाजिक सूत्र ने नहीं बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शॉल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद। श्रीमती आनंद के बच्चे को साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्नेह स्निग्ध आवाज़ में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चय न कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतल और कुंतल ये है शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रति नमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़ छेड़ जा रही थी। अधिक देर वहाँ बैठी रह न पाई, जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन ने पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुन पड़ा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिनी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुए बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से यह भी कहा था कि अगर वे राज़ी हो जाएं तो फिर श्रीमती मेरे पिताजी से बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था।
बाद में मैंने ध्यान दिया, उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी, लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेट कर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे, लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी उधर हैं। वे भी शायद अचकचा गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही हैं दीदी। जल्दी जल्दी मेज के कागज़ समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को छुड़ाकर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचाना। बातचीत सारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो कन कहा था वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहाँ से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में फसाक्स के नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाहकर भी वहाँ अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आँखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठी। बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी, जब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गई। थोड़ी देर जैसे सोच कर बोली, कुंतल तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार हैं, प्रतिभाशाली हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घेर आई थी कहीं। अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगी। सच तो ये है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी शोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि उन सब का मुझ में इतनी रुचि लेना ज़्यादती है, लेकिन नहीं, करने लायक मन स्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थी कि शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उनकी विधवा माँ है और इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थी। कुछ नहीं था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था। शाम गहरा आई थी। संस्कार पाँव को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके, ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज़ विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे भटक कर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहाँ से उनका बुलावा चाय के लिए आता और फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण।
आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है और या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वह यह निर्णय ले बैठी हों कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रम की भी उपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फाँक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रहीं कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल की अपने माँ बाप की मर्ज़ी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्ज़ी? श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी थी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था कुंतल के पापा कब आ रहे हैं। अभी तो आने में कई रोज़ हैं, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज़ ना हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। कुंतल की शादी के बारे में? मैं वहाँ से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसी लड़की से शादी हो इसे तो वे स्वयं भी चाहेंगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई। उनका उत्साह कुछ टूट गया। वे आगे जब तक बात करती रहीं उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही हैं। वे दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर्मन का न जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पाँव की चाप से जैसे कुछ शब्द निकलने लगते। बचपन का चुलबुलापन और शरारतें जाने कब गायब हो गए थे। एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता था कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे। हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता कि कंठ से कोई स्वर निकलते ही वे उन तारों से गुंजरित होगा और जाने कहाँ पहुँच जाएगा। एकांत निर्बाध एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक यह संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तम मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। एक हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए। अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था। उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रह कर आतुर हो उठता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने सिर्फ एक गंभीर हूँ की
और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में है मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। यह शब्द कितनी यातना से विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज़ सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ, क्योंकि माँ नए ज़माने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसी जल्दीबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी शोभन की जाति की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी शुद्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वह विजातीय से शादी की चर्चा छिड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। उसी शोभ के साथ वह उठकर भी अंदर चले गए। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नस नस में तनाव था। पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज़ में पिताजी मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी और खुशक आवाज़ में वह बोले, कुंतल, आज से तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेज़ाब भरा हुआ लगा। मुझे लगा कि मेरे रोई रोई को कोई चीर रहा हो। रोना नहीं आया, बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती घुमड़ती रही। फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पते लिख देना। वे चली गई और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय ही एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी और देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है, लेकिन हिसाब किताब संभलवाना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहाँ की वह धूप, वहाँ की हवा और वहाँ के वातावरण में घुली हुई स्मृतियाँ, वहाँ का कुछ भी तो मेरा नहीं था। विवशता मेरे कंठ में घुटती रही और आँखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया। ड्रॉर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचोट गया। कागज़ों के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मड़ी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को उपसंहार देने के लिए ही क्या यह नीली भेंट दी गई थी। उस दिन होली थी। लाल, पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए।
उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने दी थी। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेजा था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंककर शिकायत और कृतज्ञता मिली। भावना से मेरी ओर देखा था। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप वे आए। हथेलियों में रंग लगा था, विवश में प्रतिरोध कर नहीं पाई। दोनों हथेलियों का वह रंग मेरे गालों को और अधिक लाल कर गया। उस दिन का वह रंग कई रोज़ तक रहा और उसके बाद उतर कर भी उतर नहीं पाया। किसी चीज़ को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है। लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या ये मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती हैं? रख कर होगा भी क्या? लेकिन स्नेह का प्रसाद क्या किसी कृतघ्न ने ही नहीं फेंका होगा? क्या मुझसे कृतघ्न बना जा सकेगा? उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज़ में लपेट लिया, मेज की ड्रॉर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लगा एक ही दिन में वह बीमार हो गई हों। उनके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, इसमें संदेह नहीं। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं भी कुछ न बोल सकी, वह भी मौन ही रही। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे कि इस तरह बुलाए जाने का कारण क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हैं। किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी। बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि वहाँ कुछ असाधारण है, कम से कम वातावरण सहज तो नहीं है। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब ने बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेज कर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो कुछ पीता था उसका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना की किन्हीं गहराइयों से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। आनंद साहब बोले, कुंतल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूँ? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, मैंने भराए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर ले चली मुँह धुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा। शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे किया क्या जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कहा है उससे बंध कर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी? अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अनधिकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा न मानो तो मैं एक बात कहूँ, तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं कोई बांध दे, ये संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे घर में कैद कर दोगे तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैंने कहा। वातावरण और गंभीर हो उठा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुर्भिसंधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुर्भिसंधि ही थी, भाग्य की दुर्भिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद की वह घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका का
अगला कदम यह था कि विवाह के उसी शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी चुपचाप। बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्त व्यस्त भीड़ से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहाँ से तुरंत मैं शोभन के एक और मित्र के घर पहुँचूंगी। वहाँ मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया, सीधे मुझसे। कुंतल जी, आपने पूरी तरह सब कुछ सोच लिया? साहस आवश्यक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानस पटल पर आ रहा था। हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल गिरते आ रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया कि कैसे इस घटना के घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी। योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंक लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोर कर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था, कोई शंका हो तो अभी से कह दो, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सके। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी, मेरी ज़बान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार न किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़ कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। गिनती के ये कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। ये उस दिन मैंने जाना था। नाटक की परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। तन मन इतने भारी हो गए कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी। फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी दो अंजुरियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रह रह कर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा आजीवन, शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। सुबह मुझे तेज़ बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया, लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना, पिताजी शुद्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वह समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो यह नहीं होगा। उस अवांछित भूख हड़ताल का छठा दिन भी बीत गया। भूख, मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निष्कृति नहीं थी। स्वजनों की जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों में मुक्ति का वह विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता कि या तो कोई प्राणघातक चीज़ हृदय में गहरे उतर आए,
या फिर ऊंचे से गिरकर अपने आप को चूर कर लूं। किसी तरह घिसटकर बिस्तर से उठी और बारजे तक पहुंच गई। बारजे से नीचे सड़क पर मुझसे बिल्कुल अस्पृंक्त संसार का प्रवाह बहता जा रहा था। बस यही है वह क्षण मुक्ति का, यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त में समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बारजे से नीचे ही है मुक्ति। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा, तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थिनी शरीर की टूटन से विवश मूर्छित होकर बारजे से लटक गई। कितनी देर वह मूर्छा रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बारजे से नीचे बहते हुए उस जन प्रवाह में वह अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन वह बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। शब्द गूंजे और मैंने देखा कि वहाँ नीचे सड़क के उस पार थे शोभन, मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में यह सोच नहीं पाए कि यह सत्य है या दिवा स्वप्न, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि मन की टूटन को इस तरह सहेज सहला सके। आश्वासन का एक ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देता है कि व्यक्ति सहज ही मूर्छित हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति इस हल्केपन से ही जी जाता है। मैं उस क्षण में जी गई। उसी एक क्षण ने मेरी जीवन शक्ति को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई थी तो किस लिए? शायद उसी एक आकृति के लिए। तब फिर उस आकृति से अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है? चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रबिद्ध वहाँ खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वे अपने ही उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा, धूप में वहाँ क्या देखा जा रहा है दीदी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित किया। क्षोभ की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात कहूँ, लेकिन मन को रोक गई। सिर्फ इतना ही कहा, बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वह अचकचा कर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वह व्यवधान भी मुझे खल गया। लौटकर देखा, नीचे वहाँ वह आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहाँ होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों को कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी स्वयं भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दश पहले से कम था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियाँ होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं और सबको भी सता रखा है। ज़रा दीदी की ओर भी ध्यान दो, वह आखिर क्या सोचेगी? यही ना कि तुम्हें उसके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था? यह तो समझौता भी नहीं था। केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास नहीं किया था ना। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं। वो सब क्या सोचेंगे?
रस्में होती हैं। ऐसे समय तुम्हारा यूं यहाँ पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा। इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि इस शादी से निपट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर जाते हों, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ तो नहीं सकता। कैसे यह संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काट कर झेलूं? और कुछ भी हो, वह जीवन तो नहीं होगा। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी था, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे। उन क्षण पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी यह तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हो मैं इस घर से दूर जा चुकी हूँ। वे शब्द नहीं बाण थे, यह मुझे लगता है। उन बाणों से विद होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो, इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है। रोमांटिक हो कि वह कवि और लेखक है, लेकिन इसलिए कहता भी हूँ कि वह जो आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ गया तो आपके घर लौट कर नहीं आऊँगी, चाहे कहीं भी चली जाऊँ। वे 2 क्षण हाथ प्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उनके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसी ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजाजी को बुलाया गया था। समस्या उनके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब किया क्या जाए। जीजाजी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता था कि मैं उसे समझा लेता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में भी एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी ये मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूँ उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी है। और फिर यह भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा ही कर बैठी तो क्या। वैसे आप बड़े हैं, जैसा चाहें वैसा करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा था और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है, वही जीती मैं हार गया, बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों का त्यों ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया है। हवा में सुगंध आ गई है, खोए हुए प्राण मुझे मिल गए थे। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ थी। जीजाजी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ माँ, और पिताजी का संतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेज़ी के साथ शोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी ना कर दे बेटी, अभी संभव है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हुई है। मैं उठ खड़ी हुई, मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वे जैसे भी हैं मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहाँ भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठा कर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ न आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो ये शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूँगा।
माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर के इस शोर से घबराकर जीजा जी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वे पिताजी को नीचे ले गए। माँ मुझे उठाकर उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में नीचे ले चली। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन, मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से भर मैं सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुककर रह गया। वहीं तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी, 16 को सवेरे विदा हो जाएगी, 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। हमारा मन तो बुझ गया है, ज़बरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पाँव छूने को हाथ बढ़ाए ही थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हल्के से आँख चुरा कर देखा। शोभन बहुत गंभीर थे। चुप। मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे, उससे लगा कि वे बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की माँ ने फिर मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छप कर आए। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट थे। ज्यों के त्यों कागज़ में लिपटे, धागे में बंधे रसीद सहित मेज पर पड़े थे। चाहकर भी पैकेट मुझसे खोला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था, मैला सा। हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे, वे उसकी पसंद के हों, इसलिए थोड़ी देर को कुंतल को साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई ज़ोर नहीं है, जहाँ चाहे चली जाए। और मैं गई थी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता है और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कौतूहल भी पैदा हो गया था जिसे लोग दुनिया से अलग थलग रहना कहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर यह भी होता है कि जहाँ आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज़ को उसकी कीमत से आंकता है, वहाँ कृतिकार उसे सुरुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लगा था कि अगर रुचि की चीज़ जल्दी न मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वह क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते थे। लेकिन उन आतुर क्षणों पर विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उलाहना उभर आया। दर्द से भर कर वह बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है। हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी बटाऊं। उलाहने ने स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोड़ित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेने में कुछ हर्ज नहीं होगा।
उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खिंचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहमा गहमी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थीं और बिजली के बल्बों वाली पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार से कुछ टहनियाँ किसी बच्चे ने तोड़ ली थी और कुछ दूसरे बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल पर लड़कियों का गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदन दे ओले ओले, क्यों खड़ी नी बेटी, के हो जयावर खोजिए, तारियां बिछो चांद सा बर खोजिए। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए। शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी वह गीत मेरे लिए शोर नहीं था। ये अपना मेरा मन था। चंदर की ओट ही नहीं, समूचे संसार की ओट लेने को जी चाहा। कहाँ खोज लूँ अपना एकांत, जहाँ केवल मैं रहूं और मेरा तारों के बीच वह चांद। मन भर आया। ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतर कर मेरे कंधे पर आ बैठेगा। संदेश लाने वाले किसी धवल कपूत की तरह हवा के हल्के थपेड़े के साथ नीचे का गीत सुनाई दे रहा था। तारियां खिंचो चांद सवर खोजिए। एकांत में उभरते अनेक चित्रों में एक चित्र उभर आया, आनंद दंपति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था। उसके उपसंहार पर उनके बजाय केवल शून्य रख दिया गया। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय और किया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुँची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप जलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रखकर एकदम बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई? इधर आने की इजाज़त कैसे मिल गई? मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर से झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे समय में आप ना हो। मेरी आंखें गीली हो गईं। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस हुआ। हाथ आनंद साहब का था। वह बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरे मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो। हम सम्मिलित हों या ना हो, अंतर क्या पड़ेगा?
कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाई से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर मन अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम। सच कहता हूँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा मन टूटता है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी के तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का गिलास ले आए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गई। उसी तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे ज़ोर से भींच लिया। मेरी मुंदी आँखें कुछ देख नहीं पाती थी कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होठ जमा दिए। नर्म संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रोम रोम को छू गईं। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन और दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित करता हुआ मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मत्त हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरी गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उसका पशुबल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कंठ से चीख के बजाय एक करहा भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनापन ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। इसी बीच उसके होठ फिर मेरी ओर झुके। अपनी बाह छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ लिया। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजों को दांतों से काटा। पीड़ा से कराहकर वह चौंक गया और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की उंगलियां ढीली हुई हों और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपट कर मैं दरवाजे तक आई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझ में प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उससे झटका और फिर बिना किसी और देखे झपटती हुई मकान के बाहर आई। आवेश से मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने कैसे उसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर तक आई ये मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियाँ मुझे धकेलती हुई गुजर रही थी और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपटे हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोर थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूम रहे हैं। वह नींद थी या मूर्छा मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वह डरावने स्वप्न की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कंवारेपन को फांसी देनी चाही थी। ये संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वह बचना अधिक झंझोड़ने वाला था।
शोभन से अंतिम संपर्क करने का दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि कैसे इस सत्य का भी समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छुपा कर रखना होगा, और क्या ये सब छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या यह सब फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल पर चित्र उभरने लगे। दीदी की शादी के बाद मुरझा गई बंदरवार बदली जा रही थी। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी है। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा है। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी। चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है। लो बारात आ गई, दूल्हा देखो दूल्हा देखो। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलती हुई लड़कियां बारजे तक ले जाती हैं। ले देख कुंतल, कितने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का शोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उठते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। बाजे बाजे, रोशनी, कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी हुई एक घोड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बारजे से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रखा दियरा कांपता है, लजाता है। मेहंदी रचित दो हाथों में लटका हुआ एक रुपहला हार चमक रहा है। शोभन की भावकुल आंखें उठती हैं और सिर धीरे से झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए। दूल्हा जीम रहा है। शहनाई की धुन वातावरण को गुंजा रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहली लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों में सजी हुई एक आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही हैं और बाहर शहनाई का स्वर और ऊंचा हो गया है। फिर एक दृश्यांतर, पास पड़ोस के मकानों के बारजे पर लोग जुट आए हैं। एक हृदय विदारक रुदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता घुल गई है। शोभन की भी आंखें भीग आई हैं। विदाई के लिए कार तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यांतर और, नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खिंचे हुए हैं। बारजे से छनकर आई हवा में रात रानी की गंध खुली हुई है। पलंग पर जहाँ तहाँ कुछ फूल बिखरे हैं। सलज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होठ झुकते हैं। संकोच की हरिणी चौंक चौंक उठती है, किंतु उसी एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आसपास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूट कर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठते हैं। वह कुछ सोच नहीं पाते कि कैसा आश्वासन दे। संभव है कि उन्होंने सोचा हो कि ये यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेह सिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल। नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं तो हूँ कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद ये घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन वह कोमलन शीतल स्पर्श मेरे अंतस के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा है। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा है, घुट रहा है। सहा नहीं जा सकेगा यह विस्फोट। अंततः उस विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राह ही फूट कर वन्य पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के वन्य पशु द्वारा हुआ था, वह सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया है।
गांठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खौलता हुआ अपमान बाहर आता जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते ही आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरस कर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहाँ नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन।